नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए कुछ मूड फ्रेशनर या माइंड फ्रेशनर लेकर आया हूँ। यह मूड फ्रेशनर या माइंड फ्रेशनर क्या है? मूड फ्रेशनर एक ऐसा विषय या एक ऐसी वस्तु हो सकती है जो आपको बोरियत से निजात दिला सकती है। यहाँ मैं जिस मूड फ्रेशनर की बात कर रहा हूँ वह अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित है, रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ स्टडी और एरिया ऑफ द स्टडी। तो क्या है वह मूड फ्रेशनर? जब हम एक ही विषय पर बार बार बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, विचार करते हैं, लंबे समय तक एक ही विषय का अध्ययन करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में जड़ता आ जाती है, स्टीफनेस, और ऐसा महसूस होता है, बोरियत सी महसूस होती है, विचारों को समझने में समस्याएं आने लगती हैं। तो इसका समाधान क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? हाउ टू इम्प्लीमेंट द माइंड फ्रेशनर और मूड फ्रेशनर? तो आज मैं आपको कुछ अंग्रेजी इंग्लिश के बारे में एक साधारण ज्ञान, सिंपल ज्ञान देने जा रहा हूँ। हालांकि आपको ऐसा लगेगा कि यह तो बच्चों वाली बात है। बच्चों वाली बात है, मगर मूड फ्रेशनर भी तो बच्चों वाली बात है, हंसी मजाक की बात है। बिकॉज मूड फ्रेशनर should be of such a quality that it should be easily understand or should be easily understood by all. तो जब तक सभी को आसानी से समझ में ना आ जाए, मूड फ्रेशनर या माइंड फ्रेशनर ही क्यों कहेंगे इसे? फिर वही क्लिष्ट या बहुत ही क्लिष्ट बातों में चले जाएं, ऐसे सिद्धांतों तर्कों में चले जाएं, ऐसे गूढ़ रहस्यों में चले जाएं जिसे हर किसी के लिए समझना बड़ा मुश्किल हो, तो फिर उसे मूड फ्रेशनर क्यों कहेंगे? तो हम शुरू करते हैं मूड फ्रेशनर। मूड फ्रेशनर सबसे पहले जो CAPF की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, जिसे पहले CPF कहते थे, सेंट्रल पुलिस फोर्सेज, असिस्टेंट कमांडेंट, या फिर सब इंस्पेक्टर के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। मैं स्पेशली असिस्टेंट कमांडेंट्स की बात कर रहा हूँ, CAPF। तो अगर आप इन परीक्षाओं पर पिछले वर्षों के क्वेश्चन बैंक पर ध्यान दें, इफ यू फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, you will find that there are different segments, and one segment is precious writing, one is essay writing, some are error spotting or vocabulary, synonym, antonym, word substitution, verb, time, tense, narration, direct and indirect speech, active voice, passive voice, etc. But I am not saying about those in detail. मैं इसके बारे में विस्तार से बात नहीं करने जा रहा हूँ। मैं आपको साधारण अंग्रेजी के वाक्यों की संरचना के बारे में बताने जा रहा हूँ, दी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस और ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो टाइम एंड टेंस या समय और काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय क्या होता है और टाइम और टेंस क्या दोनों एक ही हैं? समय और काल, तो समय व्यतीत होता रहता है, लेकिन समय को काल के अनुरूप, टेंस के अनुसार देखते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। लेकिन अंग्रेजी में पहले प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर का अध्ययन करते हैं। इन इंग्लिश ग्रामर वी स्टडी इन ए सीक्वेंस, फर्स्टली प्रेजेंट टेंस, देन पास्ट टेंस एंड आफ्टर देन फ्यूचर टेंस। तो मैं उसी क्रम में आपको बताता हूँ। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। टेंस, प्रत्येक टेंस में चार भागों में, प्रत्येक टेंस को, प्रत्येक काल को 4 भागों में बांटा गया है। इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के चारों रूपों को देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देयर आर 4 फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे पहचानेंगे? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस? मेरे बताने का उद्देश्य क्या है? कहेंगे ये बच्चों वाली बात क्यों कर रहे हैं, माइंड फ्रेशनर, मूड फ्रेशनर, आखिर हमारे लिए क्या उपयोग है, हमारे लिए क्या यूज है इसका? तो मैं यह कहने जा रहा हूँ कि अंग्रेजी बोलना कुछ लोगों के लिए थोड़ी परेशानी का सबब होता है। कुछ लोगों को लगता है इसमें थोड़ी मुश्किल आ सकती है, समस्या आ सकती है, हम अंग्रेजी बोलने में सहज नहीं महसूस करते हैं। We don't feel common or easy, normal while speaking in English। तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है आपके साथ, क्योंकि आपकी आदत नहीं है, आपने इसे दैनिक चर्या नहीं बनाया है। यू हैव नॉट मेक इट डेली रूटीन। आप अपने समूह में, अपने ग्रुप में थोड़ा सा समय, लगभग 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे का समय निकाल सकते हैं अंग्रेजी वार्तालाप के लिए, इन इंग्लिश डिस्कशन और इन इंग्लिश कन्वर्सेशन। तो यह आधे घंटे का समय बहुत अधिक नहीं होता है, और यदि यह रेगुलर प्रैक्टिस की जाए तो 1 या 2 महीने में कम से कम काम चलाओ अंग्रेजी की जानकारी तो हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 2 महीने में फटाफट अंग्रेजों की भांति अंग्रेजी बोलने लगेंगे या इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश मैन बन जाएंगे, लेकिन 2 महीने में काम चलाओ अंग्रेजी की जानकारी आपको इसलिए हो जाएगी क्योंकि आपने प्राइमरी क्लास से लेकर अप टू दी ग्रेजुएशन एक पेपर इंग्लिश का हमेशा ही पढ़ा है, हर क्लास में पढ़ा है। यू हैव रेड इंग्लिश as a compulsory paper in each and every class from nursery or primary to up to graduation। कहाँ नहीं अंग्रेजी था? In nursery classes you have read the alphabet A B C D E F, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant and so on, Y for yak and Z for zebra। तो इसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड 1 में आप आते हैं, सेंटेंसों को आपने शुरू कर दिया। यू स्टार्टेड टू स्टडी सेंटेंसेस। दिस इज अ रैट, दिस इज अ कैट, दैट इज योर पेन, इट इज माई लंच बॉक्स, एक्सेट्रा। छोटे छोटे पोएम्स, 20 फ्रॉगेस गो टू स्कूल डाउन बिसाइड द रसिंग पूल, वगैरह वगैरह भी शुरू कर दिया आपने। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, नर्सरी नहीं शुरू कर दिया होगा। लेकिन इसके बाद फिर आप इससे आगे के स्टैंडर्ड में गए, स्मॉल स्टोरीज आपने शुरू कर दिया। देयर वाज ए किंग, ही हैज 4 सन्स, वगैरह वगैरह। लेकिन ग्रामर तो हर क्लास में ही आपके साथ था। यू हैव स्टडीड इंग्लिश ग्रामर इन ईच एंड एवरी क्लास और इन ईच स्टैंडर्ड। तो क्या वहाँ समझने में समस्याएं आती थी? हो सकता है समस्याएं आती हों, बिकॉज इन आवर एनवायरमेंट एंड सोसाइटी, स्पेशली इन इंडियन कल्चर और इंडियन सोसाइटी, इंग्लिश इज नॉट ए सोशल लैंग्वेज इन रूरल एरियाज एंड ऑल्सो इन अर्बन एरियाज। जनरली इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट यूज्ड in general talking or general conversation, but it is only an official language, except in some classes or some groups of people whose standard is very high, or high group peoples, high income group peoples। तो ऐसे उच्च आय वाले या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके परिवारों में अंग्रेजी या हिंदी का ज्ञान न रखने वाले लोग हैं, या अंग्रेजी भाषा से आते हैं, या एंग्लो इंडियन समुदाय के हैं,
तो उनके यहाँ या कुछ ऐसे उच्च विचारों वाले उच्च शिक्षित लोग हैं जिन्हें अंग्रेजी स्टैंडर्ड में अपने बच्चों को पढ़ाना या बात करना ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, ताकि वह अपने स्तर के क्लास या दूसरे लोगों के पास जाए तो अंग्रेजी भाषा में उनके बच्चे बात कर पाए। That is a separate matter. That is high income group. I am talking about the low income group and middle income group. And we cannot say that all the persons or children or people of the high income group are very intelligent and able to talk in English, walk in English, talk in English, sleep in English. I am saying there may be such type of persons in high income group also who have high income, but their intellectual property is of the very पुअर कैटेगरी। तो उच्च आय वर्ग वालों में भी बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक हो यह आवश्यक नहीं है। इसके बाद आपने हर स्टैंडर्ड पर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th और ग्रेजुएशन के भी शायद फर्स्ट ईयर में आपने इंग्लिश को एक पेपर के रूप में पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा। वहाँ आप इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश पोएट्री, प्रोज पोएट्री, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टाइम, टेंस, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनके डिफरेंट टाइप्स, काइंड्स, टाइम, टेंस, नरेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सबका अध्ययन करते हो। तो समस्या मान लेते हैं आती भी थी, परंतु आपने अच्छे नंबर लाए, अच्छे नंबर प्राप्त किए, यू हैव ऑब्टेन्ड गुड, वेरी गुड मार्क्स, एंड ऑल्सो इन 10th बोर्ड और इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स, दैट मीन्स 11th or 12th, and in first year of the graduation you have successfully completed the paper of English paper with very good marks. How were you able to achieve such high scores in English if you are very poor in English language? तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रतिभा छिपी है, आपको उसे तलाशना होगा, निकालना होगा। कोयले के खानों में कोयला ज्यादा होता है, लेकिन कहीं कहीं हीरे के टुकड़े भी मिल जाते हैं। हीरे की पहचान शीशे जैसी होती है, हर कोई नहीं कर सकता है। जौहरी कर सकता है, परंतु हीरे की कीमत तो उसकी पॉलिश से निर्धारित होती है। जितना अधिक पॉलिश करेंगे उसकी कीमत बढ़ती जाती है। नॉलेज भी ऐसी ही चीज है, मस्तिष्क भी ऐसी ही चीज है। जितना बेहतर यूज करते हैं और जितना सटीक उपयोग करते हैं, जितने अच्छे तरीके से इसमें संसाधनों को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को स्टोर करते हैं, इसकी कीमत बढ़ती जाती है। कचरे डाल देने से, भूसा भर देने से इसकी कीमत बहुत घट जाती है, यूजलेस हो जाता है। तो इसमें अच्छे मूल्यवान चीज़ों का संचय करें, इसकी कीमत बढ़ती जाएगी, आपकी कदर भी होगी। अन्यथा पढ़े पढ़े तो मशीनरी भी काम नहीं करने लगती है, जंग लग जाता है। तो ऐसे ही इतना बड़ा मस्तिष्क, सबके सिर में एक बड़ा सा मस्तिष्क, 1.5 kg का मस्तिष्क दिया गया है। ऑल हैव अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 1500 ग्राम और 1.5 kg ब्रेन इन देयर हेड्स। तो फिर इसका यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, उपयोग सही क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि किसी के सर में मस्तिष्क नहीं है, वो जीवित है, घूम रहा है। तो उपयोग करने की बात है। तो आइए हम आते हैं, अब बात रही कि इंग्लिश में बात करना कैसे सीखें, कैसे इसे आसान बनाएं। तो आपने अगर कभी टाइपिंग सीखा होगा, इफ यू हैव लर्न हाउ टू टाइप इन इंग्लिश, हाउ टू टाइप इन हिंदी टाइपराइटर या इंग्लिश टाइपिंग बोर्ड या टाइपराइटर या कीबोर्ड पर काम किया होगा, तो प्रारंभ में क्या होता है, आपको उंगलियां सेट करने में लंबा समय लगता है। मस्तिष्क में यह ध्यान रखना पड़ता है, ए कहाँ है, एस कहाँ है, डी कहाँ है, एफ कहाँ है, जी कहाँ है, एच कहाँ है, जे कहाँ है, के कहाँ है, एल कहाँ है।
PQRS सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है, और बड़े धीरे धीरे आप इस पर उंगलियां फिट करते हैं, धीरे धीरे टाइपिंग शुरू करते हैं, पहले लेटर वाइज, फिर वर्ड वाइज, फिर सेंटेंस वाइज, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती है। वही यही स्थिति, that means firstly you set your fingers on the keyboard or the typing board, and you have to remember which fingertip hit which of the letter, and it may be difficult at the beginning, but slowly you achieve a high level of experience and expertise, because your mind automatically saves this information while using long time. तो लंबे समय तक उपयोग करने के बाद यह सूचना मस्तिष्क में संचित हो जाती है। आप इसका उपयोग शुरू में समस्या आती है, प्रैक्टिकल आप टाइप नहीं कर पाते। लंबे समय में आपको यह ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है मस्तिष्क में कि कौन सी उंगली किस बटन को हिट करने वाली है। ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि हमने सेंटेंस पढ़ा और उंगली अपने आप जाकर उस बटन को हिट कर देती है और टाइप हो जाता है। द सेम प्रोसीजर इन आवर माइंड ऑल्सो while talking in English, walking in English. Walking in English क्या होता है? खैर ये गलत बात है। Talking while talking in English. तो अब अंग्रेजी में बात करने के लिए सबसे पहले टाइम एंड टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी तो कुछ ना कुछ होनी चाहिए। हालांकि यह जानने की जरूरत नहीं है अंग्रेजी में बात करने के लिए नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन के काइंड्स और टाइप्स और कैसे यूज करते हैं परफेक्ट मालूम हो, यह आवश्यक नहीं है। परंतु टाइम एंड टेंस, जिसमें वर्ब, पोजीशन ऑफ वर्ब एंड ए फॉर्म ऑफ वर्ब्स V1, V2, V3, V4, V5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको कुछ चीज़ें तो मालूम ही होंगी। एक पढ़े लिखे व्यक्ति या छात्र या विद्यार्थी से यह आशा की जाती है कि वह हिंदी या अंग्रेजी की बेसिक या बुनियादी शिक्षा तो रखता ही है। अब A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल भी जिसे नहीं आएगा तो उसे तो बड़ी समस्या आएगी, लेकिन जो भी पढ़ा लिखा है, जिसने ग्रेजुएशन या स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर ली है, उससे यह उम्मीद की जा सकती है कि अंग्रेजी भाषा की बुनियादी शिक्षा, बेसिक नॉलेज उसे है। बिकॉज यू हैव स्टडीड इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश एज ए कंपल्सरी पेपर फ्रॉम नर्सरी और प्राइमरी टू अप टू द ग्रेजुएशन। तो अब हम आते हैं प्रेजेंट टेंस, इसके बाद पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पर जाएंगे। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं: प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या है? तो हिंदी में जहाँ कहीं भी खाता है, पीता है, करता है, सोता है, ऐसा कुछ है, खेलता है, तो ये सभी प्रेजेंट इंडिफिनिट है। इसका मतलब है रेगुलर कोई काम होता है, जनरली हम ऐसा बोलते हैं। जैसे राम रोज शाम में पढ़ता है, तो ये सभी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आते हैं। हिंदी टू इंग्लिश में बता रहा हूँ। अब इसका स्ट्रक्चर, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? समझ लीजिए यह सेंटेंस ही आपको टाइप करना है। English you have to convert in English or you have to translate into English. Firstly, you will think in your mind, Ram खाता है. That means Ram is noun and it will be same Ram in English also. But the 2 other words खाता है. तो क्या 3 वर्ड्स होंगे इंग्लिश में भी, इंग्लिश सेंटेंस में? Whether it will 3 words in English sentence? No. Only 2 words. Ram eats. Noun plus V5.
अब सिंगुलर नाउन क्या है, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, यह तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। एक पर्सन है सिंगुलर है, एक या एक से अधिक है प्लूरल है। और जहाँ तक सेकंड पर्सन की बात आती है यू की, तो वह हमेशा प्लूरल होता है। फर्स्ट पर्सन में आई या वी ही होगा, सेकंड पर्सन में केवल यू होगा, और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे राम श्याम कुछ भी होगा। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी, इन दोनों के साथ ही प्लूरल वर्ब ही यूज करते हैं। सेकंड पर्सन यू के साथ भी ऐसा ही करते हैं। केवल थर्ड पर्सन में ही वर्ब फर्स्ट पर्सन या एक वचन है तो सिंगुलर होता है, और बहुवचन है एक से अधिक है तो प्लूरल होता है। तो यह एक अलग चैप्टर या अलग चर्चा के विषय है। मैं केवल बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 विच इज एप्लीकेबल। V1 इज प्लूरल फॉर्म एंड V5 इज सिंगुलर फॉर्म। V1 और V5 विच इज एप्लीकेबल इज यूज्ड एंड आफ्टर देन ऑब्जेक्ट। राम खाता है, राम इट्स। तो यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, राम है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब भी लगभग 12 तरह के होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, बीन, बीइंग, बी वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब के भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं। आपको ये सब ध्यान में रखने की जरूरत होगी ही। लेकिन यहाँ हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब से हमें बहुत मतलब भी नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तुम और मैं रोज बाजार जाते हैं। यू एंड आई डेली गो टू मार्केट और डेली गो टू द मार्केट। तुम खाते हो, यू इट, तुम आम खाते हो, यू इट मैंगो। ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यह तो एसर्टिव या पॉजिटिव हो गया। निगेटिव होगा तो डू और डज प्लस नॉट कर देते हैं। डू और डज प्लस ओनली V1 ही होता है। अगर V5 है तो डज के साथ V1 आता है। यह सब एक बड़ा स्ट्रक्चर है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल एसर्टिव या पॉजिटिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस बता रहा हूँ। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रहा है, रही है, खा रहा है, पी रहा है, गा रहा है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर विच एवर इज एप्लीकेबल, वट एवर इज एप्लीकेबल प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। राम गा रहा है, राम इज सिंगिंग। राम गाना गा रहा है, राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग। गायें घास चल रही हैं, काउज आर ग्रेजिंग ग्रास। तुम दूध पी रहे हो, यू आर ड्रिंकिंग मिल्क। ये सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुकी है, कर लिया है, खा लिया है, पी लिया है, चला गया है। दैट मीन्स जो काम हो चुका है और अभी अभी हुआ है, बहुत पहले के कभी नहीं हुआ था, यानी हाल फिलहाल या अभी हुआ है। तुमने अपने कमरे को साफ कर लिया है, तुम खा चुके हो, गाड़ी जा चुकी है, ट्रेन खुल चुकी है। दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है। हैज और हैव को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जहाँ भी पार्टिसिपल आता है वहाँ V3 आता है। तो V3 इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सब्जेक्ट हैज और हैव में से कोई एक प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तुम खा चुके हो, यू हैव ईटेन। ट्रेन जा चुकी है, ट्रेन हैज लेफ्ट। तुमने अपने कमरे को साफ कर लिया है, यू हैव क्लीन्ड योर रूम। अब नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
इसका मतलब है किसी समय पहले कभी यह कार्य शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तुम 5 दिनों से पढ़ रहे हो, वह 7 दिनों से गाना गा रही है या गाने की तैयारी कर रही है, 1 महीने से परीक्षाएं चल रही हैं, यह सभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस फॉर और सिंस में से कोई एक प्लस टाइम फ्रेज। वह 4 दिनों से पढ़ रहा है। ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर 4 days। यहाँ जहाँ नंबर आएगा वहाँ फॉर FOR फॉर, और जहाँ एग्जैक्ट टाइम है या डेट है या दिन है, डे है, तो वहाँ सिंस होगा। वह सोमवार से पढ़ रहा है। ही हैज बीन रीडिंग सिंस मंडे। तुम 4 घंटे से क्या कर रहे हो? What have you been doing for 4 hours? वह ट्रेन 2 घंटे से चल रही है। The train has been running for 2 hours। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 टेंस हो गए या 4 रूप हो गए प्रेजेंट टेंस के। प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दैट मीन्स V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर में से कोई एक प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैव में से कोई एक प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम फ्रेज। यही स्थिति पास्ट कंटिन्यूअस में भी है, पास्ट टेंस में भी है। पास्ट टेंस में भी 4 फॉर्म होते हैं, 4 रूप होते हैं पास्ट टेंस के, भूतकाल के। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट खाता था, पीता था, गाता था, गया, चला गया, मर गया, सो गया, वगैरह वगैरह। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। वह घर गया, ही वेंट होम। राक्षस मर गया, द जायंट डाइड। राम केला खा गया, राम एट बनाना। वह गाना गाता था, ही सैंग सॉन्ग, वगैरह वगैरह। पास्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर में से कोई एक प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। रहा था, खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, गा रहा था, जा रहा था, ये सभी पास्ट कंटिन्यूअस है। वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। वह खा रहा था, ही वॉज ईटिंग। वह रो रहा था, ही वॉज क्राइंग और ही वॉज वीपिंग। वह सो रहा था, ये वह गा रहा था, वह रो रहा था, कुछ भी हो सकता है। तुम पढ़ रहे थे, यू वेर रीडिंग। शीला सो रही थी, शीला वॉज स्लीपिंग। तो ये सभी सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर में से कोई एक, अगर फर्स्ट पर्सन है तो वाज, या सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वेयर। यहाँ पर पास्ट में आई के साथ वाज होगा या वेयर होना चाहिए। तो यहाँ सब्जेक्ट आई है, लेकिन आई सिंगुलर है तो आई के साथ वाज ही रखते हैं। इसके बाद पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैड इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड V3 इज ऑल्सो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कर चुका था, गा चुका था, जा चुका था, खा लिया था। He had eaten, she had written, they had completed the work।
लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का यूज क्यों नहीं करेंगे? उसने काम पूरा कर लिया, ही कंप्लीटेड द वर्क। हैड लगाने की आवश्यकता क्या है? हैड प्लस V3। तो हैड प्लस V3 का प्रयोग तब करते हैं जब एक ही सेंटेंस में पास्ट के दो घटनाएं आ जाए। इफ इन ए सिंगल सेंटेंस और सिंगल इवेंट देयर आर टू पास्ट इवेंट्स, वन अकर्ड अर्लियर देन द अदर, एक दूसरे के बाद हुई। मान लिया एक सेंटेंस है, तुम स्टेशन गए, उससे तुम स्टेशन पहुंचे इससे पहले ट्रेन खुल चुकी थी। तो यहाँ जो घटना पहले हुई उसके साथ हैड प्लस V3 लगाएंगे, जो घटना बाद में हुई उसे पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। तुम स्टेशन पहुंचे, यू रीच द स्टेशन, ट्रेन खुल चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। तो तुम ट्रेन स्टेशन पहुंचे इससे पहले ट्रेन खुल चुकी थी। यू रीच द स्टेशन बिफोर यू रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड, और द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर यू रीच द स्टेशन। तो इस तरह से V3 और V1 या फिर पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट अगर दोनों हो तभी पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, अदरवाइज पास्ट इंडेफिनिट से ही काम चलाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, खा रहा था, जा रहा था, लंबे समय से कुछ काम कर रहा था, 4 दिनों से सो रहा था, कुंभकर्ण 6 महीने से सो रहा था कुंभ। तो यहाँ भी स्ट्रक्चर वैसा ही होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस फॉर सिंस में से कोई एक प्लस टाइम फ्रेज। कुंभकर्ण 6 महीने से सो रहा था, कुंभकर्णा हैड बीन स्लीपिंग फॉर 6 months, वह 4 दिनों से गाना गा रही थी। शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 4 days। तो इस तरह से पास्ट टेंस के भी 4 फॉर्म हो गए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसमें सब्जेक्ट या स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, पास्ट इंडेफिनिट के लिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर पास्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस was, either was or where as the subject may be, plus V4 plus object। past perfect subject plus had plus V3 plus object, and past perfect continuous subject plus had plus been plus V4 plus false one of either or since as the case may be, plus time phrase। और अब आते हैं फ्यूचर टेंस पर। तो फ्यूचर टेंस में भी 4 फॉर्म होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्ट्रक्चर कैसा होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट, वह गाएगा, खाएगा, जाएगा, पिएगा, नाचेगा, गाएगा, कुछ भी हो सकता है। वह गाएगा, ही विल सिंग। स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल में से कोई एक, प्लस V1। विल और शैल ऑक्सिलरी वर्ब हैं और इसके साथ केवल V1 का यूज होता है, प्लस ऑब्जेक्ट, वह गाना गाएगा, ही विल सिंग सॉन्ग। आई के साथ शैल लगता है और इसके अतिरिक्त सभी के साथ विल होता है। कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन में, जहाँ की कुछ कंडीशन हो, सिचुएशनल क्वेश्चन हो, तो वहाँ शैल की जगह विल और विल की जगह शैल लगा सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट टेंस या मॉडर्न ट्रेंड में हर जगह विल का प्रयोग शुरू हो गया है, आई के साथ भी विल लगा देते हैं। मैं जाऊँगा, आई विल गो, एक जनरल ट्रेंड हो गया है। हालांकि अगर ग्रामेटिकल फॉर्म में देखें, पहले यू और दाव होता था, सिंगुलर के लिए यू, प्लूरल के लिए दाव, बहुत पहले। ऐसा ग्रामर में की किताबों में मिलता है, इंग्लिश ग्रामर,
मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर वगैरह में पाया जाता है। लेकिन अब तो केवल यू का यूज करते हैं, वी यूज ओनली यू, और either the subject is singular or plural, but we use you for second person। तो इसी तरह से शैल और विल दो फॉर्म हैं। आप विल का यूज ही केवल करते हैं तब भी काम चलाओ के लिए तो ठीक ही है, क्योंकि शैल की जगह अगर विल की जगह शैल का प्रयोग अच्छा नहीं लगता है। इफ यू यूज shall in place of will, it means you have forced that it will be happen, लेकिन it must be happen। लेकिन अगर आप will का यूज केवल करते हैं तो यह नॉर्मल जैसा लगता है। हालांकि ग्रामर कहता है शैल की जगह विल का प्रयोग करने का मतलब आप धमकी दे रहे हैं या कुछ दबाव डाल रहे हैं, आप ऐसा करेंगे ही, आई विल किल यू, आई विल फक यू, कुछ भी। तो ऐसा लगता है अब कुछ एक और भाषा होती है जो फोर्सेज ने या अमेरिकन लैंग्वेज में या दूसरे लैंग्वेज में यूज करते हैं। सुनने में गाली जैसा लगता है लेकिन वास्तव में ऐसा हो यह जरूरी नहीं है। फक दी डोर, दरवाजा बंद कर दो, भद्दा लगता है लेकिन यह भी एक लैंग्वेज ही है। केवल अमेरिका, ब्रिटेन में जाए तो लगभग 2500 किस्म की अंग्रेजी बोली जाती है। ऐसी ऐसी अंग्रेजी होती है कि आपको लगेगा पता नहीं कौन सा लैंग्वेज है। यूएस इंग्लिश भी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग किस्म की अंग्रेजी बोली जाती है। पीपल यूज डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंग्लिश, सच एज हिंदी। अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में जाए तो हिंदी के विभिन्न रूप मिलते हैं। कहीं खड़ी बोली हिंदी है तो कहीं शुद्ध हिंदी है, कहीं ब्रज हिंदी है, कहीं अवधी हिंदी है, कहीं भोजपुरी मिक्स्ड है, कहीं मगही, कहीं मागधी, कहीं संस्कृत, कहीं बंगला लोगों की अलग शुद्ध हिंदी है, तो दक्षिण भारतीय हिंदी, अलग अलग स्वरूपों में हिंदी मिलती है। कारण वहाँ का लोकल लैंग्वेज या वहाँ की स्थानीय भाषा का प्रभाव है। द लोकल लैंग्वेज adversely affect the purity of the language, either it is Hindi or English। तो यही बात अंग्रेजी पर भी लागू होती है। अलग अलग क्षेत्रों में जाएं तो इंग्लिश पर स्थानीय भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। हिंदी पर भी मिलता है, दूसरी भाषाओं पर भी मिलता है। अब प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस शैल विल में से कोई एक प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तुम गाओगे, यू विल सिंग, तुम गाना गाओगे, यू विल सिंग ए सॉन्ग। वह खाना पकाएगी, ही विल कुक फूड, शी विल कुक फूड। वह खाना पकाएगा, ही विल कुक फूड, वह खाना पकाएगी, शी विल कुक फूड। तुम 12 लोगों के लिए खाना लाओगे, वी विल ब्रिंग मील फॉर 12 persons। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में आते हैं। करता रहेगा, जाता रहेगा, सोता रहेगा, क्योंकि यहाँ रहा है, रही है, रहे हैं नहीं हो सकता है, रहा था भी नहीं हो सकता है। करता रहेगा, तुम सोते रहोगे। तो इसे कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस शैल विल में से कोई एक प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यू विल बी स्लीपिंग, वह गाना गाती रहेगी। शी विल बी सिंगिंग, शी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग और शी विल बी सिंगिंग। वह लिखता रहेगा, ही विल बी राइटिंग, वो एक कहानी लिखता रहेगा, वो कहानी लिखता रहेगा। ही विल बी राइटिंग ए स्टोरी। अब फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3
सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हैज नहीं आता है। फ्यूचर टेंस में हैज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले शैल या विल को आना है। शैल विल एक्जुलरी वर्ब है, इसके बाद कोई भी फॉर्म आएगा वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होगा, यानी प्लूरल फॉर्म में। तो हैव केवल आ सकता है, हैज नहीं आएगा। और इसके बाद बी, क्योंकि बी अगर ना आए तो हैज हैव के बाद तो V3 आना चाहिए, तो हैज हैव के बाद V3 आएगा ही, क्योंकि बी या बी आने के बाद V4 आ जाएगा या V3 जैसा भी उचित हो। तो हैज हैव के बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तुम खा चुकोगे, यू विल हैव ईटेन। लेकिन ऐसा बोलने की ज़रूरत ही क्या है? तुम खा लोगे, यू विल ईट, यू विल ईट। तुम खाओगे, यू विल ईट। साधारण फ्यूचर इंडिफिनिट भी बोल सकते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट की क्या ज़रूरत है? तो यहाँ भी पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट जैसा है। यहाँ पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट में था जो कार्य पहले हुआ वह हैड प्लस V3, जो बाद में हुआ वह पास्ट इंडिफिनिट फॉर्म में आएगा। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर इंडिफिनिट है। जो कार्य पहले होगा वह फ्यूचर इंडिफिनिट और जो बाद में होगा वह फ्यूचर परफेक्ट। तुम स्टेशन पहुंचोगे, इससे पहले वह जा चुका होगा। यू विल अराइव द स्टेशन, बिफोर यू विल अराइव द स्टेशन ही विल हैव लेफ्ट द स्टेशन, ही विल हैव स्टार्टेड। 7 बज गए हैं, इट इज 7 o'clock। तुम स्टेशन पहुंचोगे, इससे पहले ट्रेन खुल चुकी होगी। बिफोर यू विल अराइव द स्टेशन द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड। तो फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग भी तभी करते हैं जब दो तरह के सेंटेंस हों या दो वाक्यों का मिलन हो, मिक्सचर हो, कॉम्बिनेशन हो, और इसमें से कंपाउंडिंग ऑफ सेंटेंस, इसमें से एक पहले घटती हो दूसरी बाद में। ट्रेन जा चुकी होगी, बाद में जो घटना हुई, जो घटना बाद में हुई या जो कंडीशनल है उसके साथ फ्यूचर इंडिफिनिट, और जो सिंपल है वह फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर इंडिफिनिट कंडीशनल, तुम पहुंचोगे, बिफोर यू विल अराइव। ट्रेन खुल चुकी होगी, सिंपल है, द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड। ठीक उसी तरह से जैसे पास्ट परफेक्ट में था, पहले जो घटना हुई हैड प्लस V3, बाद वाली पास्ट इंडिफिनिट। और इसके बाद फोर्थ फॉर्म है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस शैल विल में से कोई एक प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस टाइम फ्रेज। वह 1 वर्ष तक तैयारी करता रहेगा, वह 1 वर्ष तक परीक्षा की तैयारी करता रहेगा। He will have been preparing for the examination for 1 year. तुम 1 साल तक एक्सरसाइज या कसरत करते रहोगे। You will have been doing exercise for 1 year. तो इस तरह से फ्यूचर टेंस के भी 4 फॉर्म हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस शैल विल में से कोई एक प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस शैल विल में से कोई एक प्लस B प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस शैल विल में से कोई एक प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस शैल विल में से कोई एक प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस टाइम फ्रेज। इस तरह से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 टेंस हैं। तीनों टेंस के 4 फॉर्म हैं, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस।
इसकी तैयारी किसी अच्छे ग्रामर और ट्रांसलेशन बुक से की जा सकती है। बात यही है कि जैसे टाइपिंग में पहले मस्तिष्क में या दिमाग में या ध्यान में रखना पड़ता है कौन सी उंगली किस लेटर को एक्सट्रैक्ट करेगी या हिट करेगी, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के बाद मस्तिष्क में अपने आप सेट हो जाता है और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एट द बिगनिंग यू हैव टू कीप वेरी केयर, यू विल हैव टू कॉशियस which of the fingertip will hit which of the letter in the keyboard or typing board. But after a regular practice for 3 months or 4 months, it is sitting in your mind, and you have not to be more careful which finger will hit which of the letter in the keyboard or typing board. That means you may use frequent your hands or your fingers for typing the letters and words and sentences in the same form or in the same manner. At the beginning, you will face some problems to speak in English or to talk in English. But after a regular practice for 2 or 3 months or 4 months, it is very easy to understand English or to talk in English or to speak English. यहाँ तक काम चलाओ अंग्रेजी की बात है, the working English or the only the know how English, तो यहाँ पर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 2 या 3 महीने पर्याप्त है। 2 or 3 months are sufficient to speak English for only sufficient work or to achieve an ability to speak in English or to talk in English. तो इस तरह से करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, जब जड़मति से सुजान हो सकता है व्यक्ति, जड़मति भी सुजान हो जाता है, तो फिर बुद्धिमानों के बारे में कहना ही क्या है। अपने मस्तिष्क में कचरे को भरने की जगह या इसे व्यर्थ रखकर जंग लगाने से बेहतर है कि इसमें कुछ उपयोगी बातों को डाला जाए और महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह किया जाए, इसे पॉलिश किया जाए, तराशा जाए ताकि इसकी कीमत बढ़ जाए। धन्यवाद।